मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो सारथी बैच या फिर ये जो नया कोर्स है जिसमें हम लोग मानक शब्दावली, अनुवाद, प्रारूप लेखन, गणित, निबंध लेखन, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जिन पर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं जाते हैं, लेकिन इनसे अच्छा नंबर जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस पर थोड़ा विशेष काम किया जाना चाहिए और कम मेहनत में आप लोगों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और जो है हमारे टॉपिक या सिलेबस वो भी आसानी से कवर हो जाए। तो इसके 2 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके थे और आज इसका तीसरा लेक्चर है। इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि ये लिखा है आंसरेबल मीन्स उत्तरदायी या जवाबदेह। ये जो है ये पारिभाषिक शब्दावली है जो आप जानते हो एग्जाम में कम से कम 4 या 5 पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है। या तो हिंदी में लिखी हुई होती है जिसको हमें इंग्लिश में लिखना होता है, या फिर इंग्लिश में लिखी हुई होती है जिसे हमें हिंदी में लिखना होता है। तो यहाँ से आपकी होगी पारिभाषिक शब्दावली कवर होगी और नीचे हमने इसका ट्रांसलेशन दिया है, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल करके हमने एक सेंटेंस बनाया है। उसी सेंटेंस को हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। तो इससे आप लोगों का जो अनुवाद वाला पोर्शन है, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, तो नीचे वाले जो सेंटेंस है इससे आपका अनुवाद वाला पोर्शन कवर होगा। तो हम जो है इसको कंबाइन स्टडी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है उत्तरदायी या जवाबदेह। आप दोनों वर्ड याद कर सकते हैं, उत्तरदायी या जवाबदेह। आप सेंटेंस देखिए, पब्लिक सर्वेंट शुड बी आंसरेबल फॉर देयर डिसीजंस। अब आपको मतलब तो लगभग समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसका अनुवाद क्या होना चाहिए वो नीचे देखिए। पब्लिक सर्वेंट के लिए हम लिखेंगे लोक सेवक, है ना। उसके बाद आंसरेबल के लिए हमने वर्ड लिया उत्तरदायी और डिसीजंस के लिए हमने लिया निर्णय। ठीक है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा लोक सेवकों को अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। अब मैंने कहा ना चाहिए, जहां पर भी शुड लगा हो ना तो वहां पर आप अंत में, वाक्य के अंत में चाहिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए, एडवाइज। सबको ही पता होता है एडवाइज यानी कि सलाह। सेंटेंस देखिए, ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। उसे किसी विशेषज्ञ से सलाह की जरूरत है। नीड शब्द का नीड का हिंदी में मतलब होगा जरूरत। नीड यानी जरूरत, एडवाइस मतलब हो जाएगा सलाह, और एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, यानी उसे किसी विशेषज्ञ से सलाह की जरूरत है। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि क्या होता है, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, है ना। अब इसका अनुवाद देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। इलिटरेसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अशिक्षा। इलिटरेसी के लिए हम ले सकते हैं असाक्षरता या अशिक्षा, है ना। प्रॉब्लम यानी कि समस्या, और फेल्ड यानी कि असफल या विफल। फेल्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे असफल या विफल, है ना। और सॉल्व यानी कि समाधान। सॉल्व को हिंदी में देखो, हमें अच्छे से पता है कि सॉल्व हम बोलते हैं हमारे दैनिक जीवन में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्व वर्ड तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है इसके एग्जैक्ट हिंदी मतलब की तो हमें नहीं आ पाता है और आ भी जाता है। मान लो आ भी गया, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना तब हमें लगता है अरे यार ये तो आता था, ये तो आता है, इसका मतलब क्या होता है समझ नहीं आता। तो जब हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से वहाँ पर इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, प्रशासन अशिक्षा की समस्या का समाधान करने में विफल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान करने में विफल रहा है। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आगे देखिए, एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट यानी कि समझौता, एग्रीमेंट मतलब समझौता। एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, सीधा सा सेंटेंस है, समझ में आ ही रहा होगा। एग्रीमेंट यानी समझौता, साइंड मतलब जो है हस्ताक्षर करना, हम बोलते हैं ना सिग्नेचर या साइन, साइन मतलब हस्ताक्षर। बिटवीन मतलब बीच में, है ना, बीच में, और किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आगे देखिए, एंटीसीडेंट। अब ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, ये सामान्यतः सुनने को नहीं मिलता है, तो देखेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व आचरण। एंटीसीडेंट मतलब पूर्व आचरण। द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकांट हैव बीन एग्जामिन्ड, है ना। एंटीसीडेंट का मतलब तो हमें पता चल गया, पूर्व आचरण। अब एप्लीकांट मतलब क्या होगा, एप्लीकांट भी एक पारिभाषिक शब्दावली है, ये भी पता होना चाहिए। तो एप्लीकांट के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया आवेदक, एप्लीकांट यानी आवेदक। एग्जामिन्ड मतलब जांच करना, एग्जामिन्ड यानी जांच करना, यानी कि इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो हो जाएगा आवेदक के पूर्ण आचरण की जांच की गई है। आवेदक के पूर्ण आचरण की जांच की गई है। द एंटीसीडेंट ऑफ द एप्लीकांट हैव बीन एग्जामिन्ड। अब कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हैज़ कहाँ लगाते हैं, हैव बीन कहाँ लगाते हैं, हैड कहाँ लगाते हैं। तो ये चीज़ें, इनके लिए क्या हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी डिटेल में। लेकिन अभी हमारे पास इतना डीप में ग्रामर पढ़ने इतना समय नहीं है, क्योंकि जो मेंस है वो हो सकता पॉसिबल है कि अक्टूबर में ही हो जाए। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ग्रामर को एकदम डीप से पढ़े और बेसिक से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। इसलिए हम थोड़ा ऊपर ऊपर या मोटा मोटा हम जो है बेसिक ट्रांसलेशन हल्का फुल्का सीख रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि मतलब अगर किसी के पास समय है 1 साल 2 साल या 3 साल इतना समय है, तो वो बिल्कुल ग्रामेटिकल चीज़ों के साथ ट्रांसलेशन की ओर मूव कर सकते हैं। आगे देखिए, एफिडेविट। एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। ऑफिसर हैज प्रोवाइडेड अ रिटन एफिडेविट टू लॉयर। ऑफिसर हैज प्रोवाइडेड अ रिटन एफिडेविट टू लॉयर। ऑफिसर यानी अधिकारी, है ना, और प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध कराया, प्रोवाइड किया मतलब उपलब्ध कराया। रिटन एफिडेविट मतलब लिखित शपथ पत्र। मैंने यह हलफनामा भी लिखा है, हलफनामा भी लिख सकते हैं, बाकी शपथ पत्र लिखेंगे तो वो ज़्यादा एग्जैक्ट है, शपथ पत्र शब्द जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अधिकारी ने एक वकील को लिखित शपथ पत्र उपलब्ध कराया है। अब देखो हैज़ जो है ना, हैज़ आता है प्रेजेंट टेंस के लिए। हैज़ किस लिए आता है, जहां पर भी प्रेजेंट टेंस है वहां हैज़ आएगा, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर आएगा हेड। इतना ध्यान रख लीजिए, हेड आया है मतलब भूतकाल की बात हो रही है, और हैज़ आया है मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है। तो हमने इस सेंटेंस को वर्तमान काल में रखा, कराया है, उपलब्ध कराया है। अलावेंस, अलावेंस मतलब होता है भत्ता। अलावेंस यानी कि भत्ता। आवर कंपनी प्रोवाइड्स अ ट्रेवल अलावेंस फॉर 500 रुपीज पर डे, है ना। हमारी कंपनी प्रतिदिन 500 रुपये यात्रा भत्ता उपलब्ध कराती है या देती है ना। तो कंपनी के लिए हमने कंपनी वर्ड यूज रखा, आवर यानी कि हमारी, है ना। प्रोवाइड मतलब अभी देखा उपलब्ध कराना, और ट्रेवल अलावेंस यानी कि यात्रा भत्ता। पर डे यानी प्रतिदिन, है ना। तो हमारी कंपनी प्रतिदिन 500 रुपये यात्रा भत्ता देती है या उपलब्ध कराती है। आगे देखिए, अमेंडमेंट सबको ही पता है, क्योंकि हम सब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ऑफ कोर्स वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो संविधान सबने पढ़ा है, अमेंडमेंट शब्द बार बार आता है। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट बिल, है ना। तो पार्लियामेंट के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया संसद। पास्ड यानी पारित करना, पास्ड यानी
पारित करना, और अमेंडमेंट यानी संशोधन, और बिल यानी कि विधेयक। बिल यानी विधेयक, यानी कि संसद ने एक संशोधन विधेयक पारित किया। संसद ने एक संशोधन विधेयक पारित किया। अब देखो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो हम कैसे पता करें कि ये भूतकाल में है वाक्य रहेगा या भविष्य में रहेगा या वर्तमान काल में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये है वर्ब, और वर्ब के पीछे क्या लगा हुआ है, ईडी, है ना। तो ध्यान रखेंगे जब वर्ब के पीछे ईडी लगा हुआ है मतलब कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में मतलब वाक्य जो है वो भूतकाल में है ना, वाक्य भूतकाल में रहेगा। तो पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट बिल, संसद ने एक संशोधन विधेयक पारित किया। आगे देखिए एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण करना, है ना, अधिग्रहण करना, अपने अंदर शामिल कर लेना, अधिग्रहण करना। सेंटेंस से और अच्छे से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। हिज लेटेस्ट एक्विजिशन इज अ रेस हॉर्स, है ना। हिज यानी कि उनका, लेटेस्ट मतलब एकदम नया नया या नवीनतम, तो लेटेस्ट यानी नवीनतम। उनका नवीनतम अधिग्रहण एक घुड़दौड़ का घोड़ा है ना, रेस हॉर्स यानी कि घुड़दौड़ का घोड़ा। तो उनका नवीनतम अधिग्रहण क्या है, एक घुड़दौड़ का घोड़ा है। और देखिए यहाँ पर क्या लगा है, इज। इज लगा है मतलब वाक्य किस में रहेगा, वर्तमान काल में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इसलिए हमने वाक्य के पीछे क्या लगाया, है यानी प्रेजेंट टेंस में, इज मतलब प्रेजेंट टेंस। आगे देखिए एम्बिग्यूअस, है ना, एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट। द स्टेटमेंट ऑफ द स्पोक पर्सन एम्बिग्यूअस, है ना। तो स्टेटमेंट यानी कि क्या हो जाएगा, वक्तव्य, वक्तव्य या फिर कथन, है ना। बोलते हैं ना इसका, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट यानी कि वक्तव्य या कथन। स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता, है ना, स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता, और एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट। तो द स्टेटमेंट ऑफ द स्पोक पर्सन एम्बिग्यूअस, प्रवक्ता का वक्तव्य अस्पष्ट है, प्रवक्ता का वक्तव्य अस्पष्ट है। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस वाक्य को हम वर्तमान काल में रखें, भूतकाल में रखें या भविष्य काल में रखें। तो देखिए वर्ब के पीछे अगर ईडी लग गया है, यानी कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है वाक्य में, तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है, भूतकाल है। लेकिन यहाँ पर वर्ब की कोई फॉर्म नहीं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो वहां पर रहेगा हमारा प्रेजेंट टेंस। आगे देखिए एड, AID, एड। एड यानी कि सहायता करना, एड यानी सहायता। गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द पुअर स्टूडेंट्स, है ना। हमने अभी देखा प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराना या देना, है ना, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना या देना। फाइनेंशियल एड यानी कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, फाइनेंशियल वित्तीय सहायता। और पुअर स्टूडेंट यानी कि गरीब छात्र, पुअर स्टूडेंट यानी गरीब छात्र। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, सरकार गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता देती है, सरकार गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता देती है। अब देखो ये भी वर्तमान काल में ये वाक्य है, वर्तमान काल में क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ ऐसा प्रोवाइड लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, हमने ऐसा नहीं लिखा प्रोवाइडेड, ईडी लगा होता ना तो ये वाक्य में क्या हो जाता, था आ जाता, मतलब ये भूतकाल हो जाता। लेकिन यहाँ ईडी नहीं है, ये वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, वर्तमान काल रहेगा। आगे देखिए एक्वायर, एक्वायर मतलब अर्जित करना। हम बोलते हैं ना इन्होंने एक्वायर कर लिया, या जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य ने उस साम्राज्य को एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर करना यानी कि अर्जित करना, है ना। मिंत्रा एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट, है ना, मिंत्रा एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट, यानी कि मिंत्रा का फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण कर लिया या अर्जित कर लिया। मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन, और एक्वायर के लिए आप अर्जित शब्द लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, अर्जित। अगर एक्विजिशन लिखा हुआ है तो अधिग्रहण, और एक्वायर लिखा है तो अर्जित। तो मिंत्रा का फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने अर्जित कर लिया, मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने अर्जित कर लिया।
एनेक्जर, एनेक्जर यानी संलग्नक, एनेक्जर यानी संलग्नक। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। डिटेल्स हैव बीन गिवन एट एनेक्जर 1, डिटेल्स हैव बीन गिवन एट एनेक्जर 1, यानी कि डिटेल्स को हम क्या कहेंगे, विवरण। डिटेल यानी कि विवरण, विवरण संलग्नक 1 में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं, विवरण संलग्नक 1 में, गिवन यानी कि देना, तो गिवन दिए गए हैं, है ना। और हैव बीन लिखा है ना, देखो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैसे है, अगर हैज, ठीक है, हैव या इज, एम, आर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये सारे शब्द आपको वाक्य में मिल रहे हैं, कौन कौन से, हैज, हैव, इज, एम, आर, तो वो वाक्य कैसा होगा, वो वाक्य होगा आपका वर्तमान काल में, है ना। और अगर वहीं हैड लिखा हुआ है ना, वाक्य में अगर हेड लिखा हुआ है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वॉज या वर लिखा हुआ है, तो वाक्य क्या रहेगा, वाक्य रहेगा भूतकाल में। हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म या वॉज वर शब्द है तो वाक्य हो जाएगा भूतकाल। और हैज, हैव, इज, एम, आर ये शब्द है तो वाक्य रहेगा हमारा वर्तमान काल में। चूंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हैव, मतलब कि ये क्या है, वर्तमान काल में, है ना। अगला देखिए एडजर्न, एडजर्न यानी कि स्थगित करना, एडजर्न यानी स्थगित करना। द मीटिंग हैज बीन एडजर्न्ड बाय चेयरमैन, मीटिंग यानी कि बैठक, एडजर्न यानी कि स्थगन करना, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी है। और जैसा मैंने बताया हैज आया है मतलब वाक्य क्या रहेगा, वर्तमान काल में रहेगा। अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी है। एजेंडा, एजेंडा मतलब कार्यसूची, एजेंडा यानी कि कार्यसूची। द एजेंडा ऑफ मीटिंग हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अभी देखा हमने मीटिंग यानी कि बैठक, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित करना, है ना। अब वाक्य वर्तमान में रहेगा या भूतकाल में रहेगा, तो क्या लिखा है यहाँ पर, हैज, हैज है यानी कि वो वाक्य वर्तमान काल में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी है, अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी है। एजेंडा ये हो गया। अब देखिए जो भी हम लेक्चर यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसकी अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत लगती है तो पीडीएफ मिलेगी आपको जीएलसी आईएएस के एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला देखिए एडल्टरेशन, एडल्टरेशन यानी कि मिलावट, एडल्टरेशन यानी मिलावट। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस फॉर द एडल्टरेशन इन मिल्क प्रोडक्ट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, शुड आया है मतलब हमें कौन सा शब्द लगाना है, चाहिए, शुड आया है मतलब हमने शब्द इस्तेमाल किया चाहिए। टेक एक्शन मतलब कार्यवाही करना, टेक एक्शन मतलब कार्यवाही करना। और मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध उत्पाद, मिल्क यानी दूध, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, तो दूध उत्पाद में मिलावट पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। किसमें मिलावट हो रही है, एडल्ट्रेशन इन मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध उत्पाद में मिलावट पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए आगे एडवोकेट, एडवोकेट यानी वकील, एडवोकेट यानी वकील। ही वॉज एन एडवोकेट, वह एक वकील थे, थे क्यों आया, यहाँ क्या लगा है, वॉज, है ना। वॉज लगा है मतलब, वॉज लगा है मतलब ये भूतकाल में है, तो ही वॉज एन एडवोकेट, वह एक वकील थे। एग्री, एग्री सबको पता है, एग्री शब्द का हम इस्तेमाल सामान्यतः बोलचाल की भाषा में करते हैं, तो एग्री यानी सहमत होना, है ना। और आई एग्री विथ यू मतलब मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू मैं आपसे सहमत हूँ। अग्रीव्ड, एग्रीव्ड यानी पीड़ित, एग्रीव्ड यानी पीड़ित। द एग्रीव्ड एम्प्लॉय हैज लॉज्ड ए कंप्लेंट, एन एग्रीव्ड एम्प्लॉय हैज लॉज्ड अ कंप्लेंट, यानी कि पीड़ित कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़ित कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है। अब यहाँ पर क्या आया, हैज आया है ना, हैज यानी कि वर्तमान, तो हमने वाक्य को वर्तमान काल में रखा। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, अग्रीव्ड यानी पीड़ित, और लॉज्ड कंप्लेन यानी कि शिकायत दर्ज कराना। कंप्लेन यानी शिकायत, लॉज्ड यानी दर्ज कराना। एक्टिंग, एक्टिंग यानी कार्यकारी। कुछ लोग वो एक्टिंग समझ रहे होंगे जो फिल्मों में करते हैं, वो एक्टिंग नहीं है। यहाँ एक्टिंग मतलब है कार्यकारी। हम बोलते हैं ना कि जैसे कि पहले कार्यकारी राष्ट्रपति कौन है, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है। जब हम ऐसे फैक्ट पढ़ते हैं तो आता है ना कार्यवाहक या कार्यकारी, उसको बोलते हैं एक्टिंग। तो वाक्य के माध्यम से इसको समझेंगे। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज वी गिरी, है ना। भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति वी गिरी थे। या वॉज आया है मतलब भूतकाल में ले जाना था, हमने कर दिया थे। और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, एक्टिंग यानी कार्यकारी, बाकी तो सब पता ही है। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज वी गिरी, भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति वी गिरी थे। अगला देखिए एलिवेशन। एलिवेशन यानी उन्मूलन। हमने फर्स्ट लेक्चर में एक वर्ड देखा था इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब भी था उन्मूलन, और एलिवेशन का मतलब भी होता है उन्मूलन। अब सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग फॉर एलिवेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग फॉर एलिवेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार बेरोजगारी में कमी लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है ना। गवर्नमेंट यानी सरकार, स्ट्राइविंग मतलब भरसक प्रयास, स्ट्राइविंग यानी बहुत प्रयास करना, भरसक प्रयास करना। एलिवेशन यानी कि उन्मूलन, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो सरकार बेरोजगारी में कमी लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अगला देखिए एलिगेशन। एलिगेशन यानी कि होता है आरोप। एलिगेशन यानी आरोप लगाना, है ना। द मेयर डिनाइज द एलिगेशन अगेंस्ट हिम। मेयर यानी कि महापौर, है ना। आप मेयर की जगह महापौर शब्द इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा सही है। मेयर यानी महापौर। डिनाई करना यानी कि मना करना, इनकार करना। डिनाइज यानी मना करना या इनकार करना। एलिगेशन यानी कि आरोप। अगेंस्ट यानी कि अपने खिलाफ, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ। तो महापौर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया। महापौर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया। द मेयर डिनाइज द एलिगेशन अगेंस्ट हिम। अगला देखेंगे एजिटेशन। एजिटेशन यानी कि आंदोलन, है ना। एजिटेशन मतलब आंदोलन। A widespread public agitation took place in Iran. A widespread यानी कि व्यापक। widespread देखो हमें पता तो था, widespread तो पता है widespread, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं आ पाता है। तो एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है इसका, है वो है व्यापक। और पब्लिक एजिटेशन के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, जन आंदोलन। पब्लिक एजिटेशन यानी कि जन आंदोलन। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ईरान में व्यापक जन आंदोलन हुआ। अगला देखिए अलॉटमेंट। अलॉटमेंट यानी कि आवंटन, है ना। हम पढ़ते हैं ना वो जो हम शेड्यूल पढ़ते हैं या अनुसूचियां पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन यानी अलॉटमेंट। अब सेंटेंस देखिए, द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन संडे। द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन संडे। सभी की मीनिंग पता है इसमें। रविवार को आवंटन कर दिया गया, रविवार को आवंटन कर दिया गया। अब अगला देखिए एक्नॉलेज। एक्नॉलेज यानी कि प्राप्ति, सूचना देना। मतलब जो भी हमें मिला है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसकी सूचना देना। तो एक्नॉलेज यानी कि प्राप्ति, सूचना देना या पावती देना, दोनों हो सकते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। प्लीज यानी कि कृपया, एक्नॉलेज यानी कि प्राप्ति, सूचना, रिसिप्ट मतलब वही प्राप्ति सूचना, और दिस लेटर यानी कि इस पत्र की।
तो कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना दें, है ना, कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना दें। अगला देखिए एक्विटेंस। एक्विटेंस, एक्विटेंस यानी कि भुगतान या रसीद, एक्विटेंस यानी कि भुगतान या रसीद। एक्विटेंस हैज बीन मेड बाय बोरोवर, यानी कि उधारकर्ता ने ऋण का भुगतान किया है। एक्विटेंस यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर भुगतान हो गया। बोरोवर यानी उधारकर्ता, बोरोवर यानी उधारकर्ता। तो उधारकर्ता ने, यहाँ पर ऋण की जगह हम बस ऋण शब्द एक्स्ट्रा हो गया, है ना। एक्विटेंस हैज बीन मेड बाय बोरोवर यानी उधारकर्ता ने भुगतान किया है, ये एक्स्ट्रा वर्ड एड हो गया, उधारकर्ता ने भुगतान किया है। अगला देखिए अलायंस। अलायंस यानी कि गठबंधन, अलायंस यानी गठबंधन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम सभी पढ़ते हैं, ये एक ऐसा संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अपने इंडिया में। कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित, ये की गई, सेंटेंस थोड़ा सा वो हो गया। भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है। स्थापित की जगह आप इसको लिखेंगे स्थापना। भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है। अगला वाक्य है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी भी क्या होता है, गठबंधन। अलाइनमेंट यानी कि गठबंधन। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विथ चाइना इज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। जब कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट होता है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं आते, तो वो बड़े सेंटेंस को देखकर घबरा जाते हैं। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सब आता है। सब कैसे, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालिए। जैसे कि पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक, अलाइनमेंट मतलब हमने देखा गठबंधन, विथ चाइना मतलब चाइना के साथ, कॉज ऑफ कंसर्न, कॉज यानी कि कारण, कंसर्न यानी कि चिंता, चिंता का कारण, कॉज ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का कारण, फॉर अस मतलब हमारे लिए, अस यानी कि हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए। अब इसको अरेंज कर लो सही से। पाकिस्तान का चीन के साथ रणनीतिक गठबंधन हमारे लिए चिंता का विषय है ना। आगे देखिए एफिलिएटेड। एफिलिएटेड यानी कि संबद्ध। द कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। हम देखते हैं अक्सर हमारे रिजल्ट वगैरह आते हैं इस कॉलेज के, तो उस पर लिखा होता है कि एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी, जो भी होता है उसके साथ एफिलिएटेड है। तो कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध है। ये हो गया एक्नॉलेज। आगे देखिए एमिनिटी। एमिनिटी यानी कि सुविधा, एमिनिटी यानी सुविधा। देयर इज लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। लैक यानी कमी या अभाव, बेसिक यानी कि बुनियादी, बेसिक थिंग्स यानी कि बुनियादी, एमिनिटीज यानी कि सुविधा। मतलब लैक ऑफ बेसिक एमिनिटी मतलब क्या है, सुविधाओं का अभाव है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आगे देखेंगे अक्विट। अक्विट यानी कि दोष मुक्त कर देना। अक्विट यानी दोष मुक्त करना, यानी कि द कोर्ट अक्विटेड द सोल्जर, है ना। अक्विट यानी दोष मुक्त करना, कोर्ट यानी कि न्यायालय, सोल्जर मतलब सैनिक। अब अरेंज कर लो इसको, न्यायालय ने सैनिक को दोष मुक्त कर दिया। आगे देखिए एक्ट। एक्ट यानी कि अधिनियम। एक्ट मतलब अधिनियम। राइट टू एजुकेशन एक्ट इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब मतलब समझ में आ रहा है, बस ऐसा यही है इसका मतलब। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, एक्ट यानी कि अधिनियम, इंश्योर, इंश्योर यानी कि क्या होता है, सुनिश्चित करना। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। फ्री यानी कि मुफ्त, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, फ्री मतलब मुफ्त, कंपल्सरी यानी अनिवार्य, और एजुकेशन यानी शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। हो गया इजीली। अब देखिए आप
180 अंक जो भी हम